नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कई दौर की चर्चाएं, कई घंटों के मंथन, कई पैमाने, कई फिल्टर और कई जगह की मोहर। अब उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कैबिनेट का पहला विस्तार आखिर कल हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान कि मंथन से अमृत ही निकलता है, विष शिव पी लेते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे चाहे वैसी व्याख्या कर लीजिए। इन दिनों बहुत शायराना उनका मिजाज है, ट्वीट भी बहुत कई सारे अर्थों को समाहित करते हुए वो कर रहे हैं। इस बयान को सही तौर पर भी समझिए तो सीधा अर्थ है कि नई कैबिनेट में शिव के गण शायद उस तादाद में दिखाई ना दें। लेकिन न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि शिवराज सरकार की चौथी पारी में संभव है कि कई नाम चौंकाने वाले होंगे। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग को छोड़ दें तो गौरी शंकर बिसेन, अभी गोपाल भार्गव भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि क्या वो स्पीकर बनने राजी हैं या मंत्रिमंडल में ही उनकी एंट्री होगी। बहुत सारे उठापटक चल रही है, आगे बताता रहूंगा मैं आपको। तो गौरी शंकर बिसेन, रामपाल सिंह, पारस जैन जैसे कई पूर्व मंत्रियों के नाम कटने की भी खबर है। 230 सदस्यों की विधानसभा में 35 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो सकता है, जिसमें से मुख्यमंत्री समेत 6 की शपथ तो पहले ही हो चुकी है। यदि शिवराज 5 सीटें खाली भी रखते हैं तब भी 25 से 27 नए सदस्यों की गुंजाइश है। इसमें माना यह जा रहा है कि सिंधिया अपने 18 समर्थकों में से करीब 12 को मंत्री पद दिलाने में कामयाब हो गए। इसमें 2 सिंधिया समर्थकों को पहले ही मंत्रिमंडल में जगह दी जा चुकी है, यानी बाकी के जो 10 हैं वो अब शामिल होंगे। बाकी अंदल सिंह कंसाना, बिसाऊलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, रणवीर जाटव, ये 4 नाम मंत्री पद की आस में ही पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। निगाहें इस पर भी हैं कि इन्हें कुर्बानी का सिला मिल पाता है क्या 24 सीटों के उपचुनाव का असर कैबिनेट में दिखा देगा। मंत्रिमंडल में शिवराज के कोटे से बड़ा सिंधिया का कोटा क्या बीजेपी की नई सियासत का संकेत है? डिप्टी सीएम नरोत्तम मिश्रा या तुलसी सिलावट, या फिर ये गुत्थी सुलझ गई, खत्म कर दिया मामला कि नहीं कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से दिल्ली में बात की और ये कहा कि नहीं कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। अगले 20 मिनट एमपी की राजनीति पर की इस पर सबसे बड़ी खबर जो है उस पर हम जवाब तलब करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में किसे मिला है अमृत और किसने पिया है विष। आज के राजनीतिक घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनसे कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। आप देखिए, तब तक ये रिपोर्ट। इस होर्डिंग को नहीं, इस आत्मविश्वास को देखिए कि जब बीजेपी के तमाम दिग्गज पूर्व मंत्रियों की सांसें मंत्री पद की आस में ऊपर नीचे हो रही थी, जब दिल्ली से संभावित मंत्रियों की सूची लेकर भोपाल पहुंचे प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने सूची प्रदेश संगठन के साथ साझा भी नहीं की थी, तब ग्वालियर की सड़कों और चौराहों पर प्रद्युम्न सिंह तोमर को बधाई देते ये पोस्टर लहराने लगे थे। इस पोस्टर को इस तौर पर भी देखिए कि सिंधिया खेमा कितना आश्वस्त है कि किसी का नाम कटे, किसी का नाम जुड़े। चुनिंदा सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों ने तो अपने नाम के आगे मंत्री पद उसी दिन लिखवा लिया था जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। क्या ये मंथन में निकला वही अमृत है जिसके लिए शिव ने विषपान किया है? मंत्रिमंडल विस्तार के महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। बाकी 2 तस्वीरें भी एमपी की राजनीति को नई नजर से देखने की वजह देती हैं। बीजेपी मुख्यालय में जिस समय पार्टी के पूर्व मंत्रियों से चर्चा और समझाइश के दौर चल रहे थे, उसी समय बीजेपी के मजबूत संगठन के मुकाबले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सेवा दल में प्राण फूंक रहे थे कमलनाथ कि बूथ का जवाब बूथ से ही दिया जाएगा। कांग्रेस को ये उम्मीद भी है कि कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में टूट फूट शुरू होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा भी कि फिल्म शुरू हुई है अभी। शिव ने विष पी लिया मंथन में। अरे जी शिवराज जी तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है, अब पिक्चर शुरू होने वाली है, देखिए। इस बीच उज्जैन और दिल्ली की ये 2 तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए विधायक रमेश मेंदोला के साथ पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दिल्ली में मौजूदगी। सर इतनी लंबी कवायद थी, फिर जाके वहाँ मंथन हुआ भोपाल में, तब जाके फैसला हुआ कि कब हुआ। सहमति बनाने को ही आए थे और सहमति बनी भी। ये परंपरा है, मान्य हाईकमान तय करता है, शीर्ष नेतृत्व के सामने ले जाया जाता है विषय और ले गए थे।
तो कैबिनेट में सिंधिया समर्थकों का दबदबा होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी की दरियादिली क्या केवल उपचुनाव के लिए है? पार्टी के भीतर दिग्गजों की अनदेखी क्या आने वाले दिनों में बगावत की नई जमीन बनेगी? क्या कैबिनेट के ये चेहरे ही तय करेंगे कि बीजेपी में निष्ठावान कार्यकर्ता का अगला रुख क्या होगा? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी दो मेहमान हैं हमारे साथ, सबसे पहले उनका परिचय करा दूं, तीसरे के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद। तो जो दो मेहमान मौजूद हैं उनमें विनय सक्सेना, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, दिनेश जी का भी बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान जुड़ेंगे लाल सिंह आर्य, ये शिवराज जी की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं पिछली कैबिनेट में, और इस बार इन्हीं के इलाके से रणबीर जाटव की लॉटरी जो है वो लग रही है। अभी वो जुड़ जाए तो फिर उनसे सवाल करेंगे। पहले विनय जी से ले लेते हैं। विनय जी, कमलनाथ जी ने कहा कि बहुत उम्मीद है, अभी पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, किस तरह की उम्मीद आपको लगती है? देखिए, आज जैसा माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा कि अमृत है और विष तो शिव को ही पीना पड़ता है। ये एक्चुअली मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो एक वो बोल आपको याद होंगे कि रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा। भाजपा में इस ऐसे कलयुग की शुरुआत हो गई है जिसमें हंस चुनेगा दाना उनका और कौआ मोती खाएगा। जो लोग दूसरी पार्टियों से गए, जिनकी ना निष्ठा है ना आस्था है, जो किस तरह से किस माल के तहत गए, जो एक वस्तु की तरह बिक के गए, आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी में पहले से अपने आप ही ने बताया कि पोस्टर लग गए हैं कि वो मंत्री बना दिए गए, पहले से उनको पता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने बचपन से लेके एक संघर्ष करते करते जो लोग 5 बार 6-6 8-8 बार के विधायक हो गए, आज कहीं ना कहीं उनको पीड़ा तो होती होगी। उनका एक पार्टी के लिए निष्ठा है, एक आस्था है और उनका एक संघर्ष भी है पार्टी का, जिस ढंग से भाजपा में उन्होंने काम किया होगा। लेकिन उनको जो लोग सगे मतलब जो पार्टी के साथ रहे हैं, उनके साथ अब सौतेला व्यवहार होगा और जो सौतेले लोग अब पार्टी में आएंगे। विनय जी, आपके साथ से जब ये तो ये कौवा थे, हंस थे, सबको पता है पूरे मध्य प्रदेश को कि किस दिशा में। मैं तो आपसे क्या कह रहा हूं, कौआ थे, हंस की तरह अपने आप को पहनावा करके रखे रहे। वो ना कांग्रेस के रहेंगे ना भाजपा के, वो सिर्फ अपने नेतृत्व जिनके नाम पे वो चल रहे हैं, वो उनके प्रति उनकी आस्था थी, क्योंकि मातृ संस्था उनकी कांग्रेस थी। मातृ संस्था आज भाजपा भी उनकी नहीं रहेगी, और जो मातृ संस्था के प्रति निष्ठावान चाहे भाजपा में जो आज हैं, वो आज किनारे खड़े होकर देख रहे हैं कि जो दाना उनके लिए था वो हंस, जो मोती है वो कौन चुन रहा है। आखिर शिवराज सिंह जी भी ये कह रहे हैं पिछले 3 माह में मध्य प्रदेश में अराजक हालात हैं। कोरोना के संकट काल में सरकार जनता की चिंता छोड़ के, और जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो। इस पार्टी में पार्टी विद डिफरेंस जैसी अब कोई चीज बची नहीं है। नैतिकता की नाम की कोई चीज नहीं है, शुचिता की नाम की चीज नहीं है, चरित्र नाम की, और जो एक पारदर्शिता और संविधान की शपथ लेके ये लोग कसम खा के जो विधानसभा में घुसते हैं और पांव पड़ के घुसते हैं, आज उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र को लूट लिया है, और छल कपट से बनी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। माननीय कमलनाथ जी जो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, आऊंगा विनय जी, आपके पास वक्त बहुत है, हमारे पास दूसरे मेहमान को कर लेता हूं। दिनेश गुप्ता हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। दिनेश जी, जो सूचियां सियासी गलियारे में तैरती हुई आपको दिख रही हैं, इन सूचियों में इसका आकलन अभी तक हालांकि अभी तय नहीं हुआ, कुछ के पास अभी तक फोन पहुंचे नहीं है, उन्हीं सूचियों की मैं जिक्र कर रहा हूं जो गलियारों में उन तक भी फोन नहीं पहुंचे। आपकी पहली टिप्पणी दिनेश जी। देखिए प्रवीण जी, जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उनको लेके बहुत ज्यादा मुझे संदेह दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप ये देखिए जो जितने विलंब हुआ है इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलग अलग लोगों से किए गए कमिटमेंट जिम्मेदार हैं। कि एक तो जो है हम ये देख रहे थे कि सिंधिया जी के साथ एक गुट आया, और बहुत सारे जो हमने देखा था कि 4-6 चेहरे ऐसे थे जो सिंधिया जी के साथ पॉलिटिकली एसोसिएट नहीं किए जाते थे मध्य प्रदेश की राजनीति, वो भी आ गए। उनसे कुछ और कमिटमेंट कुछ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, वो भी प्रॉब्लम थी। और अब ये निर्दलीय जो हैं, सपा बसपा के जो लोग हैं या जो सेरा जैसे जो लोग हैं, जो हमेशा हर जगह आपको हमने देखा है कि कमलनाथ जी की सरकार में भी मंत्री बनने के लिए वो किस तरह से उतावले रहते थे, इनको साधना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ये जो भी मंत्रिमंडल बनाएंगे इसमें असंतोष की सुगंधाहट के जो स्वर है, हमको ये जो है कई दिनों से हम सुन रहे हैं इनको,
और जिस तरह का विलंब हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि संडे से आज जो है बुधवार हो गया है, बुधवार तक ये फाइनल नहीं हो पाए नाम। अब जो है कल शपथ की स्थिति है और क्या स्थितियां होती हैं उस कल तक जो है किन के नाम कटते जुड़ते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता के लिए केवल ये मंत्रिमंडल नहीं है, कटते जुड़ते रहते हैं। ये बात सही कह रहे हैं दिनेश जी के कैबिनेट की जब लिस्ट बनती है तो कटते जुड़ते रह सकते हैं। तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए लाल सिंह आर्य, ये शिवराज जी की गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे हैं, अभी इनके इलाके से भी एक मंत्री आ रहे हैं रणबीर जाटव। तो लाल सिंह आर्य साहब, ये तो फिर ऐसे नहीं स्थापित हो जाएं वो, फिर आपके लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी वहां? प्रवीण जी, आदमी का भाग्य काम करता है, पूर्व जन्म के भी प्रारब्ध होते वो भी काम करते हैं, इसलिए स्थायी रूप से मुझे लगता है राजनीति में कभी कोई स्थायी रहा है ऐसा मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं देखता हूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जातिगत समीकरण होंगे, भौगोलिक समीकरण होंगे, सीनियरिटी का हिसाब भी होगा, कुछ नए लोग भी होंगे, जैसा अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर जनकल्याण और विकास के लिए काम करेंगे, ये मैं मानता हूं। अच्छा, लेकिन आर साहब ये बताइए, गजब का कॉन्फिडेंस है, होर्डिंग लग गए और होर्डिंग में कैबिनेट मंत्री लिख दिया, मतलब अब सीएम भी चाहे तो उन्हें राज्य मंत्री नहीं बना पाएंगे। होर्डिंग लग गए आपके ही इलाके में, ग्वालियर चंबल में, और ये कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का है। इस पर आपकी टिप्पणी? मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन हो जाए उसके बाद ही व्यक्ति को आगे जो भी करना है खुशी में वो करना चाहिए। लेकिन उसमें एक शब्द लिखा है अग्रिम, इन्होंने ये नहीं कहा कैबिनेट मंत्री बन गए, ये भी नहीं लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है। आप अरे भाई, अग्रिम तो ठीक है, अग्रिम बधाई, तो उसमें अग्रिम डेजिग्नेशन अग्रिम नहीं लिखा है, लेकिन डेजिग्नेशन अग्रिम नहीं लिखा, बधाई अग्रिम लिखा है, पद तो कैबिनेट मंत्री लिखा है। हाँ, लोग क्या है मोबाइल पे सोशल मीडिया पर कभी कभी व्यक्तिगत फोन करके भी अग्रिम बधाइयां देते हैं, लेकिन अब ये किसी को रोका नहीं जा सकता है। हो सकता है कि प्रद्युमन जी ने ये, ठीक है, विनय जी का एक बार रुक कर रहे थे। विनय जी, आपने कहा आपने स्वीकारा नहीं उन्हें, इतने पद आपने नहीं दिए, इतने मंत्री आपने नहीं बनाए, इतने पुराने आपके लीडर हैं, बहुत उनका वो दावा भी करते हैं, बड़ा क्ले उनका रोल रहा है आपकी सरकार लाने में, सिंधिया जी का। 12 तो आपने नहीं बनाए उनके मंत्री, जितनी आप ये बीजेपी बना दे रही है उनके मंत्री अभी तक की खबरों के आधार पर। विनय जी देखिए, कांग्रेस की सरकार बनी थी जनता का भला करने के लिए, और कांग्रेस की सरकार को जो जनमत दिया था इस मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में। सबको एडजस्ट करने की बजाय उन्होंने मिनिमम मंत्रिमंडल रखा और काम करना शुरू किया। आर्य साहब की बात से जो पीड़ा निकल के सामने आ रही, उन्होंने ये भी संदेश दिया कि इससे बचना चाहिए। तो आर्य साहब, आज अगर आप विधायक नहीं है तो मंत्री तो आपको ही बनाया जा सकता था वरिष्ठता के नाते, पहले आप मंत्री रह चुके हो। ये हर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, आज ये पहली बार इतिहास में होगा कि 10-10, 12-12 लोग जो आज विधायक नहीं है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में भी शायद पहली बार होगा कि आम जनता ने जिनको चुन के नहीं भेजा, जब चुन के भेजा था तो कांग्रेस के नाम पे भेजा था, लेकिन अपनी मात्र संस्था के पीठ पे छुरा भोग के अब वो एक ऐसी संस्था में गए हैं जिस संस्था के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, उनकी निष्ठा अपने नेता के प्रति है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस शुचिता की बात, पार्टी डिफरेंस की बात करती थी, ये वो पार्टी की निष्ठा और उस पर साफ साफ संदेह वाले लोग हैं। और जब कोई आदमी शर्तों पे आता है, जुगाड़ बनाने के लिए आता, जुगाड़ से कोई सरकार बनती है, तो आप उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। और यहीं से शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी के, जब कल मंत्रिमंडल गठन होगा तो जो लोगों ने सेवा 50 साल से कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो वरिष्ठ हैं, जो 4 और 5 और 8 बार विधायक रह चुके हैं, जब ऐसे लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा और बाहर से लाके आप उनके ऊपर ऐसे लोगों को थोप दोगे जो लोग विधायक नहीं है, तो ये आम जनता भी देखेगी, इसका उपचुनाव में भी असर पड़ेगा कि सिर्फ पद लोलुप लोग और जो वस्तु बन गए, विधायक बना के जनता ने भेजा था, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए तो फायदेमंद होगा अगर ये हुआ तो। सरकार बनी एक जनहित
देखिए कांग्रेस फायदा नुकसान देखने की बजाय आप देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जो कांग्रेस काम कर रही है, ये जो फूट डालो अंग्रेजों की नीति पे काम कर रही भाजपा, सिर्फ एक और एक मूल मंत्र रह गया, पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी में कि किसी भी हालत में सत्ता हासिल करो, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वर्षों के बाद जनता इनके असली चरित्र को देख रही है और जो एक शुचिता की बात है वो पार्टी में बिल्कुल खत्म हो गई। आप देखें आर्य साहब के ने अपने 4 लाइन में एक लाइन ऐसी बोल दी कि जो लोग आए हैं उनको इससे बचना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जो उनके मन में मंथन चल रहा है। वो देख रहे हैं कि कैसे हंस का जो मोती है वो दूसरे लोग चुन रहे हैं, और आप जो भाजपा के मेहनत कश लोग थे, जो निष्ठावान लोग थे, आस्थावान लोग थे, और जिन्होंने अपनी ऊर्जा पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो कौओं का दाना चुन रहे हैं। आप देखिए ये जो हालात है, जो हंस का दाना कौए चुन रहे हैं, दाना लेके आप भी बैठे हो, सब आपकी पार्टी बैठी है, फेंक ही रहे हो आप लोग फंसाने के लिए। दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूँ, दिनेश गुप्ता जी का। विनय जी आऊंगा आपके पास, वक्त रहा तो दिनेश जी, ये कश्मकश जो है वो तेज चल रही है। ये भी है कि भाई सागर अकेले से कैसे शामिल कर लें, गोपाल भार्गव भी वहीं, भूपेंद्र सिंह भी वहीं गोविंद राजपूत, वहीं प्रदीप लारिया, ये कैसे संतुलन बैठा लिया जाए, एक। और दूसरा जो जिसकी तरफ विनय जी इशारा कर रहे हैं, और इनकी कमलनाथ जी से भी जो बात होती है वो भी उम्मीद से है कि ये जो अगर होगा तोड़फोड़ होगी तो हमारे तरफ भी आएंगे ये लोग। आने वाला दौर खासतौर पर बीजेपी की सियासत के लिहाज से कैसे दिखते हैं आप? प्रवीण जी, ये निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, कल के बाद हम एक नए मोड़ पर देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो नया स्वरूप हमारे सामने होगा राजनीति का, कि वो किस दिशा में राजनीति को ले जाना चाहती है और अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ क्या करती है। आप याद करिए कि बाबूलाल गौर जी को किस तरह से घर में बिठाया गया था। वो सक्षम थे, चल फिर सकते थे, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। हाँ, सत्ता सिंह को भी किया गया था, जो और यही विनय सहस्त्रबुद्धे जी थे जो उनको संदेश लेकर गए थे कि ये हाईकमान का संदेश है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो है, आप ये देख रहे हो कि लगातार जो लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया एक शुरू हो रही है, और ये इसमें देख रहे हैं कि जो 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं वो तो समझ में आता है कि पार्टी कुछ कर रही होगी, लेकिन जो जिनकी उम्र अभी 60 ही नहीं हुई है या जो लगातार जीतते आए, उनको आप किस आधार पर आप हटाना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में पीड़ा होगी, और वो पीड़ा कहीं ना कहीं आपको चुनाव में जो है बहुत सकारात्मक रूप में दिखाई नहीं देगी। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी जो है एक संतुलन बिठाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से बात करना पड़ेगी, क्योंकि एक नई जो परंपरा शुरू होगी गैर विधायकों को मंत्री बनाने की, तो हर आदमी के अंदर ये इच्छा जाहिर होगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस बात के लिए दबाव भी डाला जाएगा। और नैतिक रूप से पार्टी के नेता ये इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि हम आप विधायक नहीं है इसलिए मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। ये भी संभव था कि आप ये लोग चुनाव जीत कर आ जाते, उपचुनाव में नई राजनीति शुरू कर दी। लाल सिंह आर्य साहब के पास चलते हैं, उनके पास एक ही सवाल लेके गया अब तक मैं। लाल सिंह आर्य साहब, ये दिनेश गुप्ता जी भी बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, बहुत सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ, और खासतौर पर विनय जी जो आते हैं तो बुजुर्गों को किनारे लगाने आ जाते हैं, वैसा तो नहीं होगा अभी फिर से जो मंथन चल रहा है सीएम हाउस में? दुबे जी, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में श्योपुर के एक मुस्लिम समाज के कांग्रेस के नेता को बिना चुनाव लड़े, बिना जीते मंत्री बनाने का काम हुआ था। शायद ये विनय जी भूल गए हैं। नंबर 2, जिन लोगों को कांग्रेस में अपमान हुआ, जिन लोगों को तिरस्कार कांग्रेस में हुआ, उन लोगों ने त्याग तपस्या बलिदान का बीजेपी का इतिहास दिखाया, और उन्होंने कांग्रेस को ठुकरा कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। स्वाभाविक है, अगर ऐसे लोगों को बीजेपी सम्मानित करती है तो ये एक अच्छा संदेश कहीं ना कहीं जाने वाला है। नंबर 2, नंबर 3, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सवाल है तो मैं कह सकता हूं, ये वो पार्टी है जिसके नेताओं ने सदैव त्याग तपस्या बलिदान अनुशासन निष्ठा को तवज्जो दी है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की तरह तमाम बड़े दलों में कभी विभाजन नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टी में सदैव अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती रही है, और कार्यकर्ता विचार कर ही लड़ता है। सत्ता और
विधायक और मंत्री इसके लिए कोई संघर्ष सड़कों पे कांग्रेस के लिए नहीं करता। जैसे कांग्रेस में जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी होता है तो जूते खूब चलते हैं, सिर्फ फुटबॉल होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी ये नहीं होता है और इसलिए हर राजनीतिक दल जो मंत्रिमंडल बनाता है, रोकूंगा लाल सिंह यार साहब, आपको रोकूंगा। एक खबर